हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने 12th फिजिक्स में पहले एवं दूसरे चैप्टर के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम आपके टेस्ट के लिए छोटा सा वीडियो क्लिप लेकर के आ रहे हैं, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसको देख करके आप अपने आप का मूल्यांकन करेंगे कि वास्तव में आपकी अध्ययन की स्थिति क्या है। तो उसमें हम छोटे छोटे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा संगति का अनुपात होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संगति का अनुपात आपसे पूछा गया है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश E तथा संगति, जिसको आप द्रव्यमान भी कहते हैं, E/m के वैल्यू को पूछा है। तो पहले तो आप इसको जान लें कि इसको स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। स्पेसिफिक चार्ज, विशिष्ट आवेश। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए विशिष्ट आवेश का मान क्या होता है। तो विशिष्ट आवेश जब पूछा जाता है तो इसका आशय होता है कि E/m आपसे पूछा जा रहा है। और E/m का मान अगर आप निकालना चाहें तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर पूछा गया तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 होता है। और जब इसको आप हल करेंगे तो ये ऊपर जा कर के 10⁻12 बन जाएगा, 31 ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा, और उसमें से 19 घटाएंगे तो 10⁻12 बचेगा, और यहाँ पर 1.6 / 9.1 ये हो जाएगा। और इसको जब आप हल करेंगे तो आएगा 1.77 × 10⁻11 कूलम प्रति किग्रा। ये कूलम प्रति किग्रा इसका मात्रक होगा स्पेसिफिक चार्ज का। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही है, 1.77 × 10⁻11 कूलम प्रति किग्रा। दूसरा सवाल आपके सामने है कि दो बिंदु आवेशों को पहले वायु में तथा फिर k परावैद्युतांक वाले माध्यम में समान दूरी पर रखने पर यदि उनके बीच लगने वाले विद्युत बल F0 तथा Fx हो, तो F0 संबंधी Fx का मान क्या होगा। तो दो आवेश हैं, पहले उनको वायु में रखा गया, फिर उनको k परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है, और दोनों आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के अनुपात को पूछा गया है आपसे। तो पहले आप F0 = लिखेंगे 1/4π। ये दोनों आवेशों के बीच कूलम बल लगता है, जिसका फॉर्मूला होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। कब? जब दोनों आवेश निर्वात में होते हैं, ये हो गया। और जब दोनों आवेश माध्यम में होते हैं तो उसके लिए आपको Fx कहा गया है कि माध्यम में होने के कारण उनके बीच लगने वाला बल Fx है। तो ऐसी स्थिति में 1/4πε0 और माध्यम का परावैद्युतांक K × Q1 Q2/r², ये हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि F0 संबंधी Fx क्या होगा। तो आप F0/Fx निकालेंगे तो यहाँ पर बन के आएगा K/1, या इसी को आप लिखते हैं F0 संबंधी Fx = K/1। ये आपका आंसर होता है। तो इसमें आंसर आपका पहला ऑप्शन सही है, K/1 का। तीसरा क्वेश्चन है कि विद्युतशीलता ऑफ सैलेन 0 का मात्रक क्या होता है। विद्युतशीलता ऑफ सैलेन 0 जो निर्वात की होती है, तो इसका मात्रक आपसे पूछा गया है। तो आप कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला लगाइए, Fe = 1/4π ऑफ सैलेन 0 Q1 Q2/r²। आपसे इसका मात्रक पूछा गया तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए। ऑफ सैलेन 0 = 1/4π Fe Q1 Q2/r², इस तरह से कर लीजिए। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। Q1 Q2 का मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर, Q1 × Q2 है तो कूलम स्क्वायर हो गया, बटा Fe का मात्रक न्यूटन बल है, और इंटू r² का मात्रक मीटर²। तो ये आपका मात्रक हो गया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर²। ये आपका मात्रक हो गया। इसमें ऑप्शन आपका
पहला सही है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश +q तथा -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच बल होगा। दो समरूप गोले आपके पास है, एक ये है दूसरा ये है। एक पर +4q आवेश है और दूसरे पर -2q आवेश है। तो दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो आकर्षण बल होगा और उसको आप लिखेंगे Fe = 1/4 ऑफ साइन 0 4q इंटू -2q। तो माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम बता दिए हैं पहले ही कि आकर्षण बल होगा। तो 2q बटा r²। ये पहला फोर्स हो गया जब दोनों अलग अलग थे। अब दोनों को एक तार से जोड़ दिया गया, एक तार से जोड़ दिया गया। अब जोड़ दिया गया है तो चूंकि गोले समरूप हैं तो दोनों पर आवेश एक समान होंगे। तो प्रत्येक पर आवेश जो होगा, प्रत्येक पर आवेश जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, +4q और -2q अपान 2 क्या हो जाएगा, 2q अपान 2 = q। अब इस पर भी आवेश q हो गया और इस पर भी आवेश q हो गया। ऐसी स्थिति में अब दूसरा बल जो होगा वो Fe2 लिखिए 1/4 ऑफ साइन 0 q इंटू क्यू बाई r²। चूँकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो Fe1 = क्या हो जाएगा, 8 इंटू, इसकी जगह लिख सकते हैं Fe2। और Fe2 आपसे पूछा गया तो क्या लिखेंगे, Fe1 अपान 8। Fe1 = आपके सवाल में F दिया हुआ है तो Fe1 की जगह F लिख देंगे। तो Fe2 = क्या हो जाएगा, F/8। ये आपका आंसर होगा और ये आंसर आपका डी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दो समान आवेशों Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आवेश Q रख दिया जाता है। यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है तो Q का मान होगा। Q का मान आपको q के रूप में पूछा गया है। तो दो आवेश हैं q और q, दोनों के मध्य में एक है Q आवेश रख दिया गया है और कहा गया है कि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है। यानी इस पर भी लगने वाला बल 0 होगा, इस पर भी लगने वाला बल 0 होगा और इस पर भी लगने वाला बल 0 होगा। तो पहले हम इस पर लगने वाले बल को 0 देख लेते हैं। कैसे होगा, इस q आवेश पर ये भी बल लगाएगा और ये भी बल लगाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस पर लगने वाला बल F1 = 1/4 ऑफ साइन 0। पहले आवेश के कारण लगने वाला बल Q अपान दोनों के बीच की दूरी अगर हम r मान लें तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, r/2 प्लस इसी आवेश पर इसके कारण लगने वाला बल 1/4 ऑफ साइन 0 q अपान r²। और ये दोनों बल जब लग रहे हैं तो इस पर लगने वाला नेट बल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, क्योंकि तीनों क्या है, संतुलन की अवस्था में। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये और ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, Q बाई r² अपान 4 और 4 ऊपर चला जाएगा प्लस q² अपान r² = 0। और यहाँ से आपको Q कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा, Q q अपान 4, ये माइनस के साथ, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये आंसर आपके ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। छठवां सवाल है +1 माइक्रोकूलाम तथा +4 माइक्रोकूलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। क्या है, एक आवेश है +1 माइक्रोकूलाम और दूसरा आवेश है +4 माइक्रोकूलाम, और दोनों पर जो लगने वाला बल है उनका अनुपात आपसे पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि दोनों आवेश एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं उस बल का मान होता है Fe = 1/4 ऑफ साइन 0 Q1 Q2 बाई r²। ये बल, यही बल ये
पहला आवेश दूसरे पर लगाएगा और दूसरा आवेश पहले पर लगाएगा, यानी दोनों के बीच लगने वाला बल एक ही होता है और दोनों एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं, यानी जितना बल इस 1 माइक्रोकूलम पर 4 माइक्रोकूलम लगाएगा उतना ही बल 4 माइक्रोकूलम पर 1 माइक्रोकूलम लगाएगा, यानी दोनों पर लगने वाला बल एक समान होगा। यानी कह सकते हैं आप कि F12 इक्वल टू F21, पहले पर दूसरे कारण लगने वाला बल F12 बराबर दूसरे पर पहले कारण लगने वाला बल F21, और ये दोनों जब बराबर होते हैं तो क्या हो जाता है, एक संबंधी एक का अनुपात आ जाता है। तो ये आपका आंसर सी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। आपको दिया गया Q इक्वल टू 8 कूलम और N इक्वल टू पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E होता है, और Q का मान है 8, N का मान पूछा गया और E का मान होता है 1.6 × 10⁻19। यहाँ से N इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/1.6 और × 10⁻19, ये कटेगा 5 बार में, 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन जो होंगे 8 कूलम आवेश पर होंगे। तो ये आपका आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश कैपिटल क्यू रखें, दूसरे विपरीत कोनों पर आवेश स्मॉल क्यू रखें। यदि किसी कैपिटल क्यू आवेश पर नेट बल 0 हो तो कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू का मान कितना होगा। तो एक वर्ग है, मान लेते हैं इसकी भुजा की लंबाई L है, L ये है, L ये है, L ये है, ये L है। दो कोनों पर कैपिटल क्यू आवेश और दूसरे दो कोने पर स्मॉल क्यू आवेश इस तरह से रखे गए हैं, और इस क्यू पर लगने वाला जो बल है वो 0 है। तो इस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का अनुपात आपसे, यानी कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू पूछा गया, ये क्या होगा। तो इस क्यू पर लगने वाले बल को हम देख लेते हैं और उसको क्या करते हैं, 0 करते हैं। कैपिटल क्यू पर इस स्मॉल क्यू के कारण, इस स्मॉल क्यू के कारण और इस कैपिटल क्यू के कारण लगने वाला बल होगा। तो पहले इस कैपिटल क्यू के कारण लगने वाला जो बल होगा, इन दोनों आवेशों को मिलाते हैं, बल इस दिशा में लगेगा। क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलन 0 कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन L√2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर ये L है ये भी L है तो ये क्या हो जाता है, L√2 हो जाता है। और F2 इक्वल टू क्या होगा, इस क्यू आवेश का लगने वाला बल इस दिशा में होगा, इसको हम F2 लिख देते हैं, और ये F1 है। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ऑफ साइलन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन L स्क्वायर। और इस क्यू के कारण लगने वाला बल इस पर इस दिशा में होगा, इसको लिखते हैं F3। F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F3 इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन L स्क्वायर। अब इस F2 का इस दिशा में कंपोनेंट ये निकालेंगे और इस F3 का इस दिशा में कंपोनेंट निकालेंगे, तो ये जो होगा 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। तो इस दिशा में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F2 cos 45, और इसका इस दिशा में कंपोनेंट हो जाएगा F3 cos 45। अब तीनों का कंपोनेंट, इसका भी कंपोनेंट इधर हो गया, इसका भी कंपोनेंट इधर हो गया, और इसका कंपोनेंट इधर ही है। तीनों को हम जोड़ते हैं और इस पर 0 कर देते हैं। क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू पर लगने वाला नेट बल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ऑफ साइलन 0, ये पहला क्यू स्क्वायर अपॉन L√2 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई ऑफ साइलन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन L स्क्वायर cos 45 इस दिशा में कंपोनेंट, प्लस 1/4 पाई ऑफ साइलन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन L स्क्वायर cos 45, और तीनों क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि इस क्यू पर लगने वाला नेट बल क्या है, 0 है। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ऑफ साइलन 0 कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस L स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन √2 L स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन √2 L स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो आएगा, और इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे।
यहाँ से क्या हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एल स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस ट्वाइस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन √2 L स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एल स्क्वायर प्लस √2 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एल स्क्वायर भी चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया यहाँ से, क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इक्वल टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू प्लस √2 इक्वल टू 0, या कह लें क्यू अपॉन 2 प्लस √2 स्मॉल क्यू इक्वल टू 0, या कह लें कि क्यू अपॉन 2 इक्वल टू माइनस √2q, या कह लें कि q इक्वल टू 2 स्मॉल क्यू माइनस के साथ। और आपसे पूछा गया है कि कैपिटल Q अपॉन स्मॉल क्यू क्या हो गया, तो यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन प्रति कूलम है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला है किसी आवेशित गोलीय चालक में विभव, किसी आवेशित गोलीय चालक में विभव, जो गोलीय चालक होता है उसके अंदर विभव का मान नियत होता है, गोले के अंदर विभव नियत और क्या होता है, अधिकतम होता है। तथा अगर हम गोले से बाहर जाते हैं तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विभव का मान कम होता जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है कि गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत विभव का मान घटता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व तो बराबर है, तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। दो गोले हैं, एक ये है दूसरा ये है, इन पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो एक समान है, सिग्मा इस पर भी है और सिग्मा इस पर भी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो और E2 हो, तो E1 और E2, E1 संबंधित E2 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप जानते हैं पृष्ठ पर E इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0, जितना Q होता है वो बटे R² तो पहले के लिए E1 लिखते हैं तो R1 लिख देंगे और Q1 लिख देंगे। अब यहाँ से अगर आप देखें तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 और Q1 को आप लिखते हैं सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व गुणे संपूर्ण पृष्ठ A बटा R1²। और यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू यहाँ A पहले गोले के लिए A1 लिख दीजिए, 1/4πε0 सिग्मा इंटू पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 4πr1² अपान R1²। ये R1² यहाँ से कटेगा, 4π यहाँ से कटेगा, क्या बचेगा आपके पास, E1 इक्वल टू सिग्मा अपान ऑप्साइलेन। और यहाँ पर E1 को देखें तो सिग्मा अपान ऑप्साइलेन है और E2 को देखें तो भी सिग्मा अपान ऑप्साइलेन होगा, क्योंकि सिग्मा दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो जितना E1 है उतना ही क्या है, E2 है, यानी E1 संबंधित E2 अगर निकालना चाहें तो जितना E1 है उतना ही E2 है। तो ये आपका एक संबंधित एक होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। बराबर आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। कोई भी खोखला गोला जिस पर आवेश होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान जो होता है वो 0 होता है, 0 होता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि आवेशित खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलाम का आवेश रखा गया है। यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए और आवेश का मान आधा कर दिया जाए तो गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो एक गोला है, इसके केंद्र पर आवेश Q मान लेते हैं रखा गया है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R है। तो इस बंद पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स अगर आप देखते हैं तो फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, Q अपान ऑप्साइलेन 0 होता है। ये आपका गॉस थ्योरम बताता है। तो पहले φ1 अगर लिखे तो लिखेंगे Q1 अपान ऑप्साइलेन 0 और φ2 अगर लिखें बाद में जब आवेश को
आधा कर दिया गया है और उसकी त्रिज्या दोगुनी कर दी है, तो फाई का संबंध त्रिज्या से नहीं है, तो त्रिज्या चाहे जो हो जाए, लेकिन आवेश क्या है, Q1 का आधा हो गया है, पहले का Q1 पहले था, बाद में Q1/2 हो गया। तो ऐसी स्थिति में φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/2ε0, यदि इस पर आवेश Q है। तो गोले पर जहाँ हम Q1 लिखे हैं वहाँ आवेश Q है, तो आंसर क्या हो जाएगा, φ2 इक्वल टू Q/2ε0, और यहाँ पर आंसर आपका C सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन C आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो एक बंद पृष्ठ इस तरह का है, इसके अंदर इस तरह के n विद्युत द्विध्रुव है, इस तरह के, यहाँ आवेश -Q, यहाँ आवेश +Q, यहाँ आवेश -Q, यहाँ आवेश +Q, यहाँ आवेश -Q, यहाँ आवेश +Q, यहाँ आवेश -Q, यहाँ आवेश +Q। तो इस बंद पृष्ठ के अंदर जो नेट आवेश होगा वो क्या होगा, -Q +Q मिलकर के क्या हो गया, 0। यहाँ पर -Q प्लस मिल 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो गया। यानी चाहे जितने भी विद्युत द्विध्रुव हैं सबका नेट आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू आप जानते हैं नेट चार्ज कुल आवेश और बटे क्या होता है एप्सिलॉन 0। तो आवेश कुल 0 है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि 5 कूलाम के दो बराबर परंतु विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। दो आवेश है, पहला -5 कूलाम है, दूसरा +5 कूलाम है, और दोनों 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, 5 सेमी की दूरी पर। तो विद्युत आघूर्ण पूछा गया आपसे, तो P इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q इंटू ट्वाइस L लिखते हैं। ट्वाइस L क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, और Q एक आवेश होता है। तो Q का मान 5 कूलाम है और दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलेंगे तो 5 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, और हल करेंगे तो 25 × 10⁻², और क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। ये आंसर हो गया आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र E में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर बल आघूर्ण होगा। विद्युत क्षेत्र E है और द्विध्रुव आघूर्ण P है, तो ऐसी स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, वो होता है P × E, इस तरह से, या कह लें PE sin थीटा। ये जहाँ थीटा क्या होता है, P और E के बीच का कोण होता है, तो आप PE sin थीटा लिख सकते हैं या P × E लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बी सही है, PE sin थीटा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम और वोल्ट दोनों होता है, तो आपके ऑप्शन में जूल प्रति कूलाम दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल है E इक्वल टू 0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत क्षेत्र में विभव भी दूरी के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि E इक्वल टू जो होता है वो dV/dr होता है, और चूँकि E इक्वल टू 0 है तो ये हो गया 0, और dV इक्वल टू क्या हो गया 0, और dV क्या होता है, विभवांतर होता है, विभवांतर, और विभवांतर क्या है, 0 है। अगर विभवांतर 0 है तो इसको कहते हैं कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन नहीं हो रहा है, विभव में परिवर्तन नहीं हो रहा है, या इसको आप कह सकते हैं कि विभव क्या है, नियत है। और जब विभव नियत है तो R पर निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही है कि भी R पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दो प्लेटें एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और उनमें विभवांतर 10 वोल्ट है। दो प्लेटें हैं और एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 1 सेंटीमीटर, और इनके बीच विभवांतर V इक्वल टू क्या है, 10 वोल्ट है। तो बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू पूछा गया है, तो आप जानते हैं dV/dr इक्वल टू क्या होता है, E होता है। तो dV का मान 10 वोल्ट है और dr का मान 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 1000 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, इक्वल टू E। 1000 न्यूटन प्रति कूलाम कहिए
चाहे 1000 वोल्ट प्रति मीटर कहिए, तो ये आपका आंसर सी सही है, 1000 न्यूटन प्रति कूलम। अगला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा ही होती है कि यदि इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित किया जाता है तो उसकी ऊर्जा का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित किया जाए तो उसकी ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। यही आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन को यदि 1 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित किया जाता है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो आप लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें ऑप्शन आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E एवं V है। E तथा V में संबंध क्या होगा? तो आप जानते हैं एक -q आवेश है और दूसरा +q आवेश है, दोनों से बन करके एक द्विध्रुव बना हुआ है। इसके केंद्र से r दूरी पर अक्ष पर ही कोई बिंदु P मान लेते हैं और यहाँ पर E का मान आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस P/r³ होता है, r³ होता है, और V का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस P/r² होता है। तो आप लिखेंगे कि E/V इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस P/r³ बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ट्वाइस P/r²। और यहाँ से आप हल करेंगे तो आएगा E/V इक्वल टू 1/r और E इक्वल टू क्या हो जाएगा V/r। ये आपका आंसर है और ये ऑप्शन आपका पहला है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समविभव पृष्ठ के लिए सत्य नहीं है? एक समविभव पृष्ठ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो पहला इसमें है कि पृष्ठ पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। तो ये सही है कि अगर ये समविभव पृष्ठ है तो जितना विभव यहाँ होगा उतना ही विभव यहाँ होगा, इसीलिए इसको समविभव पृष्ठ कहा जाता है। दूसरा, विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के सर्वदा लंबवत होती है, ये भी सही है। यहाँ पर विद्युत बल रेखा और यहाँ पर विद्युत बल रेखा ये पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। तीसरा क्या है कि पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, ये भी सही है कि समविभव पृष्ठ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। चौथा, समविभव पृष्ठ सर्वदा गोलाकार होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। केवल बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ क्या होता है? गोलाकार होता है, लेकिन अन्य आवेशित वस्तु के लिए जैसे कोई रेखीय आवेश हो तो इसके लिए समविभव पृष्ठ गोलाकार नहीं होता है बल्कि बेलनाकार होता है। तो इस तरह से चौथा ऑप्शन आपका गलत है कि समविभव पृष्ठ हमेशा गोलाकार होता है, हमेशा गोलाकार नहीं होता है, केवल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ गोलाकार होता है। अगला जो सवाल आपका है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक नज़दीक लाने पर इनकी विद्युत स्थिति ऊर्जा, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे से मान लेते हैं r दूरी पर है, ठीक। तो स्थिति ऊर्जा की परिभाषा अगर देखें तो आप देखते हैं कि 2 आवेशों को अगर नज़दीक लाने में उस पर कार्य करना पड़ रहा है तो वो कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे और प्रतिकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे को दूर ले जाना चाहेंगे, और हम यदि इसको और नज़दीक लाना चाहें तो इस बल के विरुद्ध हमको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य इसमें क्या होगी? विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में होगी। तो जितना ही नज़दीक लाएंगे उतना ही ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा और उनकी विद्युत स्थिति उतनी बढ़ती जाएगी। इसका आशय यह है कि इलेक्ट्रॉनों को जितना ही नज़दीक लाते हैं निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, वायु में एक सीमित दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी? वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये और ये 2 आवेश हैं और दोनों का मान 1 माइक्रोकूलम है। 1 माइक्रोकूलम ये है और दूसरा भी 1 माइक्रोकूलम है,
और दोनों 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। तो U का मान जो होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R। ये U के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इसका मान होता है 9 गुणे 10 पे घाते 9 गुणे Q1, 1 माइक्रो कूलाम को क्या लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलाम हो गया, गुणे Q2 इसको भी 1 गुणे 10⁻�6 लिखेंगे बटा R, दोनों के बीच की दूरी क्या है 1 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में बदलेंगे 10⁻² से गुणा करके। इसको जब हल करेंगे आप 9 गुणे 10⁻1 यानी 0.9 जूल, ये आपका आंसर होगा और ये इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। धारिता का मात्रक C का मात्रक तो आप जानते हैं Q = C भी होता है और यहाँ C = क्या हो जाएगा Q/V हो जाएगा। Q का मात्रक होता है कूलाम और V का मात्रक होता है वोल्ट। तो मात्रक क्या हो गया कूलाम प्रति वोल्ट किसका संधारित्र का। संधारित्र का मात्रक हो गया कूलाम प्रति वोल्ट। ये ऑप्शन आपका सही है डी। अगला क्वेश्चन है एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है। यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है। अगर एक संधारित्र है वो किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है और उसी स्थिति में उसमें के परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ अगर डाला जाता है तो उसका विभव क्या होता है वो कांस्टेंट रहता है, विभव परिवर्तनशील नहीं होता, क्योंकि लगातार वो विद्युत सेल से जुड़ा हुआ है तो विद्युत सेल उसको विभव प्रोवाइड करता रहता है। तो यहाँ पर विभव क्या होता है नियत रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही है। अगला, वायु में रखे दो आवेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रखने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या कांस्टेंट रहता है या शून्य हो जाता है। तो दो आवेश हैं उनके बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। अगर किसी माध्यम में रख देते हैं तो यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक K से भाग हो जाता है, यानी जब K से भाग होता है F का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब वायु में अगर दो आवेश रखे हैं और उनको ले जाते हैं किसी परावैद्युत माध्यम में तो उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल 1/K गुना हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही होगा कि दोनों के बीच लगने वाला विद्युत प्रतिकर्षण बल घट जाता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका संधारित्रों के संयोजन से है। तो इसमें 3 संधारित्र जुड़े हुए हैं। एक संधारित्र ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और तीनों एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए और बी के बीच समतुल्य धारिता पूछी गई है। तो 3 संधारित्र इस तरह से जुड़े हुए हैं। 2 माइक्रोफैरड पहले संधारित्र की धारिता, 2 माइक्रोफैरड दूसरे संधारित्र की धारिता और 3 माइक्रोफैरड तीसरे संधारित्र की धारिता है। तो ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में जुड़े होते हैं और बराबर बराबर धारिता के संधारित्र हैं। तो ऐसी स्थिति में 2 संधारित्र हैं तो क्या हो जाता है C' = C/2 करते हैं और C का मान है 2 माइक्रोफैरड और बटा 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड हो गया। आप इसकी जगह क्या रख सकते हैं 1 माइक्रोफैरड इस तरह से रख सकते हैं। ये हो गया 1 माइक्रोफैरड और ये क्या है 3 माइक्रोफैरड। अब 1 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड पैरेलल में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो ये डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो 1 माइक्रोफैरड पर 3 माइक्रोफैरड क्या हो जाता है 4 माइक्रोफैरड हो जाता है। तो कंप्लीट आंसर इसका क्या आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही है 4 माइक्रोफैरड। अगला क्वेश्चन है, ये आपका सवाल है ए और बी के बीच आपसे धारिता पूछी गई है। तो पहले ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं क्या हो जाएंगे 1 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, कितना हो गया 3 माइक्रोफैरड। और ये दोनों की जगह पर एक संधारित्र हम रख सकते हैं 3 माइक्रोफैरड का और ये दोनों मिल करके इसके साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं, ये भी 3 माइक्रोफैरड है। और अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड ये, 3 माइक्रोफैरड ये, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो C' = क्या होता है C/n होता है और C का मान क्या है 3 माइक्रोफैरड और n का मान क्या है 2, क्या हो गया 1.5 माइक्रोफैरड। 1.5 कहें या क्या कहेंगे 3/2 माइक्रोफैरड। ये आपका ऑप्शन
3/2 के रूप में दिया है, तो यहाँ पर आंसर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका इसी तरह से है, ये ए और बी के बीच विद्युत धारिता आपको निकालनी है। सबकी धारिता 1 माइक्रोफैरड है। तो ये दोनों धारिताएं सीरीज में जुड़ी हुई है और इनके दोनों के साथ ये भी पैरेलल में जुड़ा हुआ है और ये भी पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो इसका पहले निकाल लेते हैं। क्या आता है, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड दोनों सीरीज में जुड़े हैं, तो दोनों मिलकर के आधे हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा आपका, इस तरह से यहाँ बन जाएगा, इस तरह से। अब ये तीनों जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं, लेकिन ये आधा है, ये दोनों मिलकर के आधा हो गया, तो ये हो गया 0.5 और ये 1 माइक्रोफैरड और ये भी 1 माइक्रोफैरड। और तीनों क्या है, समांतर क्रम में जुड़े, तो समांतर क्रम में तीनों जुड़ जाते हैं। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड प्लस 0.5 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड, क्या हो जाता है 2.5 माइक्रोफैरड। ये आंसर आ जाता है और ये आंसर आपका बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी। तो U इक्वल टू आप जानते हैं हाफ CV² होता है। तो हाफ अपनी जगह है, C का मान 100 माइक्रोफैरड है, 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे फैरड हो जाएगा, इंटू V² 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 गुणे 100 गुणे 10⁻⁻6 गुणे 100। और यहाँ से हल करेंगे आपको तो आ जाएगा 10⁻⁻2 गुणे 0.5 या 5 गुणे 10⁻³ जूल। आंसर हो गया आपका। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही है। तो इस तरह से हमने इस पहले एवं दूसरे चैप्टर से आपको कुछ क्वेश्चन देने का प्रयास किया और आप निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से आप अपने आप का मूल्यांकन करेंगे और इससे लाभ उठाएंगे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।